तो ठीक है क्लास। तो परसों हमारा टॉपिक यहाँ पर छूट गया था। तो हम पढ़ेंगे आज सब ट्रॉपिकल वेट हिल फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेट हिल फॉरेस्ट। और देखेंगे तो सबसे पहली बात ये कहां पर होंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन में ये होंगे। वेट मतलब जहां पर प्रेसिपिटेशन ठीक ठाक है, पहाड़ों में जहां पर प्रेसिपिटेशन, और जो रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है वहां का ये क्लाइमेट है। तो रेनफॉल बिटवीन 150 टू 300 सेंटीमीटर। एरियाज कौन कौन से हैं, अबव 900 मीटर इन द ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालय। ध्यान देना, वेस्टर्न हिमालय में होंगे, लेकिन ईस्टर्न हिमालय में 900 मीटर से ऊपर। समझा रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्न हिमालय का जो है टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इस तरफ से। इज इट क्लियर? नाउ ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ ब्रॉड लीव्ड एंड कॉनिफर्स। मतलब चौड़े पत्ते होंगे और क्या होगा, कॉनिफर्स होंगे। मतलब कुछ इस तरह से जो है पेड़ होंगे इस पर। मेरी बात समझ गई? दिस आर द कॉनिफरस। इसमें एग्जांपल क्या है, पाइन्स एंड ओक। ठीक है, ये चीज है। 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में 900 मीटर से ऊपर। नहीं, इन्होंने गलत लिखा उसमें। ठीक है, पूर्वी हिमालय में 900 मीटर से ऊपर और पश्चिमी हिमालय। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेना। वनस्पति का विकास, चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी वृक्षों का मिश्रित वन, वृक्ष, चीड़ और ओक, बांज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। so then you have the temperate forest। ठीक है, अब ध्यान देना, टेम्परेट फॉरेस्ट वहां एग्जिस्ट करेंगे जहां पर क्या है, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। इज इट क्लियर? वहां पर जो है गर्मी उतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, मॉडरेट पड़ेगी। ठीक है ना, तो वहां पर हम देखेंगे अबव 1830 मीटर इन ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, एंड अबव 1500 मीटर इन वेस्टर्न हिमालय। ध्यान देना, दोनों में फर्क है कि नहीं है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में हाइट में फर्क आ रहा है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आप जो है 1500 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, लेकिन ईस्टर्न हिमालय में 1830 मीटर के बाद, क्योंकि ठंड उतनी ज्यादा पड़ेगी। अब मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज है। सो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज योर एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन क्यों हुआ है यहाँ पर? सबसे पहली बात है, देखें एवरग्रीन इसलिए हुए हैं क्योंकि देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये है, ठीक, कुछ इस तरह से पेड़ है। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां पर जो है पहाड़ों में दिस इज सॉइल, ये मिट्टी है। ठीक है, बातें नहीं। ठीक है, अब जो है क्या होता है, ठंडा पड़ रहा है। ठीक है, कुछ जगहों पे बर्फ भी पड़ती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि मिट्टी में नमी बनी रहती है। समझ में आ गया? देखिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब क्योंकि टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। तो हम देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपकी मिट्टी में क्या रहेगा, इसमें जो है आपका जो मॉइस्चर है, मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। मेरी बात समझ गई? तो मॉइस्चर बना रहेगा मतलब पूरे साल भर जो है धीरे धीरे करके जो है वाटर वो लेता रहेगा। इसलिए हम देखते हैं एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट हो। मेरी बात में कुछ समझ आ गई? डिसीडियस नहीं होंगे। समझ में आ गया कि मतलब सूखा पड़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि चाहे बारिश हो या ना हो, समझ आ गया, क्योंकि मिट्टी में नमी है। ठीक है, ठंडा है। ठीक है, बर्फ पड़ेगी तो अगर मान लीजिए नीचे बर्फ भी है तो वो धीरे धीरे करके मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहता है प्लांट्स को। सो दैट इज वाई क्या होगा वहां पर, ठीक है, एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट देखे जाएंगे। तो एग्जांपल हो गया देवदार, इंडियन चेस्टनट, मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक्स एंड
हेमलॉक, ठीक है। पूर्वी हिमालय में 1830 मीटर से ऊपर और पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से ऊपर। वनस्पति कैसी होगी? सदाबहार शंकुधारी वन, देवदार भारतीय शहतूत होगा वो, है ना, ठीक है ना, मैग्नोलिया, ब्लू पाइन, ओक और हेमलॉक, ये एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट मतलब जो है, जो आपके बहुत ऊपर पहाड़ों में जो क्या रहते हैं, हाँ मतलब जो है जो फॉरेस्ट रहते हैं। और ये एल्पाइन नाम कहाँ से आया है? ये एल्पाइन कहाँ से आया है नाम? हाँ बिल्कुल सही, एल्प्स माउंटेन से आया है। ये एल्प्स माउंटेन से आया है, जो कि कहाँ है? यूरोप में है। समझ में आ गया? द एल्पाइन फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न हिमालयज इज फाउंड अप टू 3000 मीटर, व्हाइल इन द ईस्टर्न हिमालय फाउंड 4000 मीटर। समझ में आ गया? ठीक है, तो तुम देख रहे होंगे वेस्टर्न हिमालय में 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पाए जा रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न हिमालय में 4000 मीटर। Because the eastern Himalayas gets more monsoon rainfall than the western Himalayas. मेरी बात समझ आ गई? अच्छा ओके, न्यू स्टूडेंट आ जाओ, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? तो देखो हम पढ़ रहे हैं न्यू स्टूडेंट, हाँ भाई न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट हो, हाँ तो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि सपोज ये इंडिया है, ये हिमालय है, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और हम देखते हैं यहाँ पर जो है ज्यादा मॉनसून आता है, तो यहाँ ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न हिमालय से। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो एल्पाइन फॉरेस्ट का आपको पता होना चाहिए कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना। वेस्टर्न हिमालय में 3000 मीटर से ऊपर की, और ईस्टर्न हिमालय में 4000। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, द प्लांट्स आर एंड क्लोज विद और विदाउट कॉनिफर्स। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शंकुधारी वन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। मेरे बात में तो उसमें दोनों तरह के पाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। ट्रीज है स्प्रूस, फर, बर्च, जूनिपर्स एंड रोडोडेंड्रॉन। समझ में आ गया? स्प्रूस, फर, बर्च, जूनिपर और रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन को आप क्या बोलते हैं? ग्रास बोलते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये जो है दिस इज योर एल्पाइन फॉरेस्ट। तो ये हमारा स्लाइड हो गई खत्म। मेरी बात में आ गई? इज इट क्लियर? सो हमने जो है क्या पढ़ा था? देखो सबसे पहले जो है, अच्छा इससे क्वेश्चन आना ही आना है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, इससे तुम जो है भाग नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। दूसरा तरह का फॉरेस्ट था, कौन सा था? ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहला ट्रॉपिकल वेट और दूसरा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ठीक है। थर्ड ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मतलब जहां पर सूखा पड़ता है, समझ आ गया, सेमी एरिड रीजन है, वहां पर कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। फिर डेजर्ट वेजिटेशन, मतलब रेगिस्तानी वनस्पति, ठीक है, जैसे राजस्थान में। देन वी हैव द टाइडल और स्वैम्प फॉरेस्ट, ये कहां पर पाए जाएंगे? टाइडल और स्वैम्प फॉरेस्ट, जहां पर डेल्टा होगा, जहां पर नदी समुद्र में जा रही है, जहां पर जो है खारा पानी और समुद्र का और नदी का फ्रेश वाटर मिल रहे हैं, वहां पर ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इन फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव वेजिटेशन भी बोलेंगे, मैंग्रोव वनस्पति भी कह देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक। पूर्वी घाट से कोस्ट तटी है, पश्चिम पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, बनते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि जरूर नहीं है कि डेल्टा के ही पास बने, बस वहां पर बनेगा जहां पर जो है समुद्र का खारा पानी फ्रेश वाटर से मिल रहा है। तो हम देखेंगे जैसे कि वेस्टर्न घाट से कई सारी नदियां निकल रही हैं, वो कहाँ गिर रही है? अरेबियन सी में गिर रही हैं,
अरब सागर में गिर रही है तो वहां पर पाए जाएंगे, डेल्टा वाले क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, मतलब हाँ ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे हम देखेंगे, ईस्टर्न पूर्वी तट पर ज्यादा पाए जाएंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, वहां पर थोड़ा सा कम पाए जाएंगे, सिंपल। ठीक है, पूर्वी घाट पे तो नहीं बोलोगे, पूर्वी तट पर बोलोगे तुम। पूर्वी तट पे ज्यादा इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो है जो डेजर्ट, ओ सॉरी डेजर्ट कह रहा मैं, डेल्टा की फॉर्मेशन ज्यादा है, इसीलिए जो है हम देखते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और वेस्टर्न कोस्ट पे जो है उतना ज्यादा नहीं, हालांकि है, ऐसा नहीं बोलोगे तुम, लेकिन कम है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये टाइडल और स्वयं फॉरेस्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, देन यू हैव हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, सब ट्रॉपिकल वेट हिल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड द लास्ट वन इज योर एल्पाइन फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले रिवर्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो देखें रिवर्स, रिवर्स। ठीक है, देखें रिवर्स जो बनती हैं वो तुम्हारा ग्लेशियर से भी बन सकती हैं। ठीक है, जो ग्लेशियर से बन रही है वो तुम्हारी पेरिनियल होंगी। क्या होंगी? पेरिनियल होंगी। ठीक है, सो दे आर पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स मतलब विच फ्लोज ऑल द ईयर राउंड, विच फ्लोज ऑल द ईयर राउंड, ईयर राउंड। ठीक है, मतलब जो सारे, जो पूरे साल भर जो है फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। और ध्यान देना, ये जो ग्लेशियल रिवर्स हैं ये तुम्हारा कहां से निकलती है, इंडिया के हिमालयन रीजन से निकलती हैं। तो हम बोलेंगे नॉर्दर्न, नॉर्दर्न रिवर्स है जो हमारी, समझ आ गया, जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, हिमनद से निकलती है, इसलिए वो पेरिनियल है, पूरे साल भर फ्लो करती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो है किसी लेक से निकले, समझ में आ गया, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से निकल रही है, अंडरग्राउंड वाटर से निकल रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सीजनल हो। सीजनल हो का मतलब होता है जब इंडिया में मॉनसून आए तो फ्लो करे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, मॉनसून आए और वो फ्लो करेगी इस तरह से। ठीक है, तो जब तक जो है क्या है, मॉनसून है तब तक वो नदियां हैं। तो ऐसी सीजनल, ऐसी अंडरग्राउंड, ये मोस्टली जो नदियां हैं ये तुम्हारी डेक्कन रीजन में पाई जाती है, डेक्कन रीजन में पाई जाती है। पक्का? ठीक है, ये चीज। तभी हम देखते हैं कि डेक्कन में थोड़ा वाटर स्कार्सिटी देखी जाती है, पानी की कमी देखी जाती है। समझ आ गया? तुम्हारा नाम क्या है? रुद्राक्षी। ठीक है, मेरी बात तुमको समझ आ रही है? तो नॉर्दर्न रिवर्स कैसी है? तो नॉर्दर्न रिवर्स हम बोलेंगे दे आर, ओ ये क्या हो गया, तो नॉर्दर्न रिवर्स क्या होंगी? दे आर ग्लेशियल फेड। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? ग्लेशियल फेड। मतलब जो है ग्लेशियर द्वारा जो उसमें पानी लाया जाता है। समझ में आ गया? इसलिए ये क्या है? पेरिनियल रिवर्स है। ठीक, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ। ठीक है, तो सुने, फिर से बता रहा हूं मैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिवर। ठीक है, तो कुछ रिवर्स पहाड़ों से निकल रही हैं। ठीक है, और वो जनरली जो है वो ग्लेशियर से निकलती है।
ठीक है ना। कुछ रिवर्स आपकी लेक से अंडरग्राउंड वाटर से निकल रही हैं और कुछ रिवर्स आपकी सीजनल होती हैं। जब जो है बरसात हो गई तो उसमें पानी फ्लो कर गया, जब बरसात चली गई तो पानी खत्म, सूख जाता है इस तरह से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये बगल में रिस्पना है, जब तक पानी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सूख जाएगी, है ना। सोंग नदी हो गई इस तरह से। ठीक, तो पहली पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि रिवर्स जो है, ठीक है, हम देखेंगे कोर्स, नदी का मार्ग। ठीक है, नदी का मार्ग। तो हम देखते हैं कि 3 कोर्स होते हैं, 3 कोर्स ऑफ रिवर होते हैं। अपर कोर्स, ठीक है, मिडिल कोर्स, and then you have the lower course, अपर कोर्स में जब नदी पहाड़ों से निकलती है, ठीक है ना, तो इसको हम जो है माउंटेन कोर्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज माउंटेन कोर्स। ठीक है, जब नदी पहाड़ों से निकल रही है, पहाड़ों से निकलने के बाद जब नदी जो है घाटी में एंटर करती है तो वो मिडिल कोर्स में आएगी, इसीलिए इसको हम वैली कोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली कोर्स भी कहते हैं। जब नदी जो है तुम्हारा घाटी से निकल एकदम प्लेन एरिया में आ जाती है, मैदानों में आ जाती है, तो इसको हम प्लेन कोर्स भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लेन कोर्स बोल देते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर जो नदी निकलती है तो इस पर जो इसकी स्लोप होगी, इसकी जो ढाल होगी वो बहुत ज्यादा होगी। नदी की ढाल मतलब सॉरी, जब स्लोप ज्यादा है पहाड़ों की, तो ऐसे हम देखेंगे नदी की जो वेलोसिटी है, जो उसकी रफ्तार है, वो बहुत ज्यादा होगी। जब रफ्तार बहुत ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, हम देखेंगे वो बहुत ही स्विफ्टली, बहुत तेजी से चल रही है, और हम बोलेंगे रिवर की ये यूथफुल स्टेज है। समझ में आ गया? ठीक है ना। वो कैसी स्टेज है? यूथफुल स्टेज। तो इट इज ऑल्सो नोन एज यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर। यूथफुल स्टेज, ठीक है, यूथफुल स्टेज है पक्का। उसके बाद जब नदी जो है घाटी में एंटर करती है तो हम देखेंगे उसकी स्लोप थोड़ी कम हो जाती है, वेलोसिटी थोड़ा कम होती है, और हम देखेंगे कि अब नदी की रफ्तार हल्का सा क्या है, कम हो रही है। अब हम बोलेंगे कि पहले तो वो नदी क्या थी, बच्ची थी तो इधर उधर धमा चौकड़ी मचा रही थी, अब थोड़ा वो मेच्योर हो गई है। समझा? पता चल गया भाई समाज क्या है। समझ आ गया? ठीक है, तो अब हम बोलेंगे वो कैसे कोर्स है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेच्योर फेज। समझ में आ गया? ठीक है, वो कैसे हो गई है तो उसको हम बोलेंगे मेच्योर फेज आ गया उसका, या मेच्योर स्टेज भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब जब प्लेन कोर्स में आ गई तो नदी की रफ्तार बहुत धीरे हो गई। क्यों? स्लोप अब बहुत कम है, तो धीरे धीरे अब नदी बेचारी जो बूढ़ी हो गई है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टेज। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टेज ऑफ अ रिवर। मेरी बात समझ आ गई? पहला मैंने बताया नदी कैसे एग्जिस्ट करती है, दूसरा उसके कोर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, ऊपरी मार्ग, मध्यम मार्ग और जो है निचला मार्ग, इसको हम घाटी मार्ग, पर्वतीय मार्ग और मैदानी मार्ग भी कहते हैं इसको। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। अपर कोर्स में हमेशा ध्यान रखना कि नदी जो है इरोजन, अपर कोर्स में इरोजन बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू डिपोजिशन। समझ आ गया? नदी जो है कटान ज्यादा करेगी और निक्षेपण मतलब डिपोजिशन कम करेगी। मेरी बात समझ गई? इतना समझ आया? तो हम देखेंगे यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ इरोजन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिपोजिशन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, इसको लिखो। मिडिल कोर्स में क्या होगा? मिडिल कोर्स में हम बोलेंगे रेट ऑफ इरोजन वी आर नियरली इक्वल टू द रेट ऑफ डिपोजिशन। निक्षेपण की दर, रेट ऑफ डिपोजिशन। इज इट क्लियर? और तीसरे में समझा गया, लोअर कोर्स में हम देखेंगे
रेट ऑफ जो इरोजन होगा, सॉरी, वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिपोजिशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, तो हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे डिफरेंस मतलब किस कंटेक्स्ट में? हाँ, तो वो लैटिट्यूड्स है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। नियरली, हाँ बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो जो कंट्री उसके बीच में पड़ेंगे उसको डिवाइड करेगा वो। सुनो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तुमने हट के पूछ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न बेसिकली जो है वो तुम्हारे 23.5 डिग्री पे लाई करते हैं, समझ आ गया। और हम देखते हैं कि जैसा क्लाइमेट ट्रॉपिकल रीजन का होगा, कौन सा 23.5 डिग्री पर, वैसा ही कहाँ का होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी होगा। बस में आ गई। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली सेम क्लाइमेट हो सकता है। मान लेते हैं कि उस तरफ पहाड़ आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पहाड़ आ रहे हैं सपोज करो, तो वहां पर फिर क्लाइमेट का वेरिएशन हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं कहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास समुद्र आ रहा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, क्लाइमेट मॉडरेट हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते दोनों का क्लाइमेट बराबर रहेगा, डिपेंड करता है कि समुद्र से कितना दूर है, समझ में आ गया, ठीक है ना, माउंटेन्स कितने पास हैं, ठीक है, कोल्ड करंट फ्लो कर रही है कि वार्म करंट फ्लो कर रही है, तो वो बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं, वो हम देखेंगे, वो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखना है, ठीक है। मतलब दो जगह जो है वो एक ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद, समझा गया, दोनों एक ही ऑल्टीट्यूड होने के बावजूद दोनों के क्लाइमेट में वेरिएशन देखा जा सकता है। बट क्यों देखा जा सकता है वो हमने पढ़ना है, समझ आ गया, ठीक है। ये सो तीन कोर्स ऑफ नदी के तीन मार्ग हैं, ठीक है, ये चीज है, ठीक। अब सुने, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द सलाइनिटी, डिपेंडिंग ऑन द सलाइनिटी, लवणता, ठीक है ना, हर नदी का सलाइन लेवल अलग होता है। तो सलाइनिटी मतलब होता है कि कितना जो है सॉल्ट डिसॉल्व है उस नदी में, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अब नमक क्यों आया, कहां से आया, जब नदी जो है चट्टानों के बीच में से जाती है, तो रॉक्स किससे बने हुए, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, किससे बने हुए, मिनरल से बने हुए। अब जब ये नदी पास होगी तो उसमें ये सारे मिनरल्स डिसॉल्व होंगे, तो मिनरल डिसॉल्व होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि रिवर में हम देखते हैं कि सलाइनिटी आ जाएगी। क्या तुम्हें बात समझ आ रही? अब डिपेंड करता है कि नदी के अगल बगल कौन से पत्थर हैं, कितना इरोजन हो रखा है उस तरह से, तो हम देखेंगे ऐसे हर नदी का अपना एक सलाइन लेवल होता है। मेरी बात समझ आ गई? और नदी खारी भी होती है, मतलब खारी होती है, मेरी बात समझ आ गई? हाँ, लेकिन अगर हम जो है नदी का खारापन और समुद्र के खारेपन को हम देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें समुद्र खारापन ज्यादा लगेगा। और हम देखेंगे कि नदी का पानी जो है मीठा है, ठीक है, फ्रेश है, बट ऑब्वियसली बात है सॉल्ट्स वहां भी डिसॉल्व है और सॉल्ट्स वहां भी डिसॉल्व है। बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स कहां पर कहां ज्यादा है, समुद्र के पानी में। क्यों? क्योंकि सारी की सारी नदियां समुद्र में गिर रही हैं, तो जब नदी चल रही है तो सॉल्ट लेके चल रही है जहां जा रही है। और ये इसका मतलब जब रिवर जो है जब समुद्र में ड्रेन होगी तो सारा सारा सॉल्ट वो वहां ड्रेन कर देगी। तो इसका मतलब नदी भी खारी है, समुद्र भी खारा है। लेकिन हम देखेंगे कि नदी का जो सैलिनिटी है वो समुद्र के हिसाब से काफी हद तक कम होगी। तो समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, ये चीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि गंगा नदी का सलाइन लेवल और यमुना रिवर का सलाइन लेवल, और मान लेते हैं इनसे हम कंपेयर करते हैं कावेरी का, तो तीनों की सलाइनिटी अलग अलग देखी जाएगी। मेरी बात तुमको समझ आ गई? पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कहीं पर जो है क्या है कि आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है,
टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, नदी का पानी जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा इवेपोरेट होगा। नदी का पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, पक्का, ठीक है। मतलब पानी उड़ता चला गया, पानी उड़ता चला गया तो वहां पर जो सॉल्ट होगा हम देखेंगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो हम देखेंगे इसका क्या है, खारा ज्यादा लग रहा है। जहां पर जो है ग्लेशियर्स मिल रहे हैं, मतलब ग्लेशियर से पानी निकल रहा है, तो ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो वो तो फ्रेश वाटर देंगे, उसमें नमक तो है नहीं। तो ऐसे में हम देखेंगे कि अगर किसी नदी में सॉल्ट है और ग्लेशियर से ताजा पानी आ रहा है तो वो उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देगा। मेरी बात मुझे समझ आई है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि पहली बात है टेम्परेचर कितना है उस जगह का जहां से रिवर फ्लो कर रही है। मेरी बात समझ, ठीक है। अब जैसे हम देखेंगे कि जो है ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहां पर फॉर एग्जांपल अगर इवेपोरेशन ज्यादा है तो हमें वो ज्यादा खारा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात कि जो है हर रिवर्स का जो है सलाइन लेवल अलग अलग होता है। मेरी बात समझ गई, अच्छा। और दूसरी बात, किस रीजन से वो पास हो रही है वो भी रीजन फर्क डालेगा, ठीक है। रीजन का मतलब पत्थर कैसे हैं, ठीक है ना, पत्थर यहां पर है मतलब सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कैसा है। तीसरा बात है क्लाइमेट, थर्ड इज योर क्लाइमेट, तो क्लाइमेट मतलब किस तरह का है, जहां ठंडा है तो वहां इवेपोरेशन कम है, जहां गर्म है इवेपोरेशन ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में नदी है लूनी, लूनी LUNI, इंग्लिश में बोलते हैं लूनी और हिंदी में बोलेंगे लूणी, लूण, नमक। तो राजस्थान रीजन में, अच्छा वो डेजर्ट से पास होती है। अब क्या होता है, डेजर्ट से पास हो रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। तो इतना ज्यादा गर्मी है तो जो पानी तो पता क्या होता है, पानी तो धीरे धीरे करके जो है एक तो जमीन में जा रहा है और दूसरा इवेपोरेट हो रहा है। तो ऐसे में सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, तो हम देखते हैं नदी एकदम खारी हो जाएगी, तो उसका नाम पड़ गया लूणी, फुल ऑफ सॉल्ट। समझ में आ गया, तो उसका मतलब क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। अच्छा, साथ में हमें यह भी देखना है कि उस नदी के, देखो मैं एग्जैक्टली रिवर नहीं मतलब पढ़ाऊंगा नदी कहां से निकली, तो दैट इज वो तो ठीक है, बट हम देखेंगे जो यूपीएससी में इस तरह से सवाल आएंगे, समझ में आ गया, ठीक है, कि कंडीशंस क्या चाहिए सैलिनिटी, सवाल यहाँ से पूछेंगे। बाकी जो सीधे सवाल है गंगा कहाँ से निकली कहाँ गिरी, ठीक है, मैं उस वो तो पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो। चौथी बात यह है कि रिवर के आसपास कितनी इंडस्ट्रीज हैं। मेरी बात समझ आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो है इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होंगी तो क्या हो जाएगा, रिवर का जो सॉल्ट है, रिवर में जो सॉल्ट डिजॉल्व वो बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में, अब यमुना यहां से निकली, ठीक है, हरियाणा के बाद वो पहुंचती दिल्ली, दिल्ली पहुंचने तक वो बन जाती है नाला। समझ आ गया, ये पूरा जो है वो पूरा ये नोएडा वोएडा दिल्ली जो है, क्यों, सारी इंडस्ट्रीज है। अब वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा पॉल्यूटेंट वहां डंप करते हैं। उससे तुम देखना नोएडा में अगर तुम पानी पियोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने साबुन से हाथ धो रखा होगा, ऐसे अजीब सा। समझ आ गया, तो इसका मतलब अब यही जो है यमुना कहाँ जा रही है, ये आगरा जा रही है। मेरी बात समझ गई, ताजमहल किनारे है ना, ठीक है यमुना, तो वो पूरा इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज ज्यादा है। अब आगरा में लेदर इंडस्ट्रीज है, लेदर की टैनिंग होती है। समझ में आ गया, लेदर तो वैसे तो बहुत ही रफ होता है इस तरह का, लेकिन उसको जो है चमकाया जाता है, अलग अलग रंग दिए जाते हैं, तो उसमें मेटल्स का यूज होता है, हेवी मेटल्स का। समझ में आ गया, जैसे निकल क्रोम इस तरह से जो है, तो लेदर में शाइन आती है। तो इसका मतलब वहां इंडस्ट्री ज्यादा है तो हेवी मेटल्स से टैनिंग होती है, और वो सारा का सारा वो किस में आता है, फिर पानी में आता है। तो जो है आप आगरा का पानी पियेंगे तो इट्स हेल, नरक है वो। समझ आ गया, ऑब्वियसली। अब जहां जहां इंडस्ट्रीज हैं वहां पर क्या होगा, सॉल्ट ज्यादा होगी। और इसमें हम बात करते हैं टीडीएस की, टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। समझ में आ गया,
जब तुम्हारा आरओ वाला चेक करने के लिए आता है आरओ, ठीक है, तुम बोलते भैया पानी बहुत अजीब सा हो रहा है, तो पहले वो जो ऐसे लेता है, उसके बाद ऐसे करके जो है उसको मॉनिटर होता है, ऐसे करके वो डिप करता है उसमें, ठीक है ना, वो टीडीएस चेक करते हैं उसको, ठीक है, वो करेगा, बोलेगा भैया आपका टीडीएस पहुंचा हुआ है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट जो है 350 पहुंचा हुआ, मतलब बहुत ज्यादा जो है इसमें नमक घुले हुए, तो जैसे जैसे करके जो है क्या हो जाएगा, सॉल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, वो खारा होता चला जाएगा और टीडीएस लेवल बढ़ता